वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 में सेट परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसका पेपर जो है उसे आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण रिकैपिटलाइजेशन का विषय क्या था? तो इसके अंतर्गत ग्राहक जवाबदेही, क्रेडिट आउटेक बढ़ाना का और वित्तीय समावेशन सभी को शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, कौन सी परिषद विश्व व्यापार संगठन WTO में विवाद निराकरण निकाय के रूप में कार्य करती है? विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसके बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इन विवादों का जो निपटारा है वो सामान्य परिषद जनरल काउंसिल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुदानों में से कौन सी विकसित देशों के लिए उपलब्ध नहीं है? ठीक है, देखिए अंबर बॉक्स अनुदान की अगर हम बात करें तो इसमें एक तरह से क्या है, जो सब्सिडी है उसको धीरे धीरे कम करने की बात की गई है, जैसे कि जो MSP होता है उसके साथ में हम उदाहरण कह सकते हैं। ग्रीन बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी चीजों को शामिल किया गया है जिसकी सब्सिडी को जारी रखा जा सकता है, मतलब जिससे व्यापार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। और डी मिनिमस अनुदान की अगर हम बात करें तो अंबर बॉक्स में जिन मदों को शामिल किया गया है उनकी एक सीमा निश्चित की गई है, इससे ऊपर की जो सब्सिडी है उसको घटाना है। तो ये सारे जो हैं वो विकसित देशों के लिए उपलब्ध हैं। ऑप्शन हमारा डी जो है, विशेष और अंतर उपचार बॉक्स अनुदान जो है वो विकसित देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, केन्सियन तरलता अधिमान सिद्धांत, किन्स की जो लिक्विड प्रेफरेंस थ्योरी है, तरलता अधिमान सिद्धांत या तरलता पसंदगी सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, जिसके अनुसार ब्याज दर का जो निर्धारण है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर होता है। और मुद्रा की जो मांग होती है वो 3 कारणों से की जाती है, लेन देन उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। मतलब मुख्य रूप से ये मुद्रा बाजार को सम्मिलित करता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने बताया कि लोचपूर्ण मजदूरी बेरोजगारी का हल है? तो देखिए, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने के लिए जो मजदूरी होती है वो क्या होती है, लोचशील होती है। मतलब जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है तो मजदूरी दरों में कटौती करके जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सकता है, पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ऐसा मानते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अगला है, कोब डगलस उत्पादन फलन में कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो देखिए, जो कोब डगलस उत्पादन फलन है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होता है। प्रतिस्थापन की जो लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है, ये भी सही है। प्रतिस्थापन की लोच परिवर्तनीय नहीं होती है, स्थिर होती है, तो ये लक्षण जो है वो सही नहीं है। और रेखीय समरूपता को भी, एक रूपता को भी दर्शाता है, सही है। नेक्स्ट है, एक स्थिति जहां परस्पर क्रियाशील आर्थिक खिलाड़ी अपनी सर्वोत्तम रणनीति का चयन करते हैं, जहां अन्य खिलाड़ियों की रणनीतियां दी गई होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो हम गेम थ्योरी पढ़ते हैं जिसमें नेश संतुलन की बात करते हैं कि जब खिलाड़ी अपनी जो प्रारंभिक स्ट्रेटेजी होती है, जो रणनीति होती है, उसको अगर नहीं बदलते हैं तो क्या होता है, नेश संतुलन प्राप्त होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमको मिलान करना है।
तो उपभोक्ता की बचत जो है वो किसके साथ में संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ में संबंधित है। उपयोगिता सिद्धांत जो है उसका प्रयोग किया जाता है करारोपण के लिए, टैक्सेशन के लिए, प्रगतिशील करारोपण हम कह सकते हैं। लागत विश्लेषण जो है वो किसके साथ में संबंधित है? आपूर्ति निर्णय जो सप्लाई डिसीजन होता है उसके साथ में। और वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में पाया जाता है, जो विज्ञापन की कला के साथ में संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिस्थितियों में एक देश की सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया जाना चाहिए? सस्ती मुद्रा नीति की अगर हम बात करें जिसमें ब्याज की दरें कम की जाती हैं ताकि समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके, तो ऐसा कब हो सकता है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का जो स्तर होता है वो नीचा होता है, रोजगार का स्तर अगर कम होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया जाता है। मतलब बैंक दर जो होती है, रेपो दर हम कह सकते हैं, ब्याज की दर जो होती है उसको एक तरह से घटाने का प्रयास किया जाता है ताकि समग्र मांग को बढ़ाया जा सके। अगला देखिए, तरलता वरीयता को संदर्भित करता है, ठीक है, जो किन्स की थ्योरी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान या तरलता वरीयता सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि जब ब्याज की दर का स्तर निम्न हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? संपत्ति को अपने पास में नकद रूप में रखना पसंद करते हैं। तो तरलता वरीयता का मतलब क्या हो गया? निवेशक, जनता जो होती है अपनी संपत्ति को नकद रूप में रखना पसंद करती हैं, और इस वजह से ये देखिए, ये जो हमारा ब्याज की दर का एक निम्न स्तर आ जाता है अर्थव्यवस्था में, तो लोग क्या करते हैं? अपनी परिसंपत्ति को नकद रूप में रखते हैं, जिसको हम तरलता अधिमान कहते हैं। ये किन्स ने बताया था। अगला है, स्टैगफ्लेशन की व्याख्या करता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति के साथ साथ में मुद्रास्फीति भी पाई जाती है, ठीक है, रोजगार में कमी होती है, बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है, लेकिन साथ साथ में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी पाई जाती है। और ऐसी स्थिति में जो समग्र पूर्ति वक्र है वो क्या होगा? बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है। बाईं ओर खिसकने का मतलब क्या हो गया? समग्र पूर्ति में एक तरह से क्या होगी? कमी होगी, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है, और बेरोजगारी की स्थिति में जब लोगों के पास में इनकम नहीं होगी, ठीक है, तो और उत्पादन की मात्रा क्या होगी? एक तरह से कम होगी साथ साथ में। अगला देखिए, बजट घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत कथन है। क्योंकि देखिए, जब हम राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? जो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय है उसको भी सम्मिलित करते हैं। तो देखिए, राजस्व व्यय जब राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होगा तो राजस्व घाटा होगा, लेकिन राजकोषीय घाटे में हम क्या करते हैं? साथ में जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, पूंजीगत व्यय हैं, उसको भी सम्मिलित करते हैं। तो राजस्व घाटा अगर नहीं है लेकिन पूंजीगत खर्चा अगर ज्यादा हो गया है, तब भी राजकोषीय घाटा हो सकता है। तो पहला कथन तो हमारा गलत है। राजकोषीय घाटे के बिना प्राथमिक घाटा कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है ये बात हमारा। तो यहाँ पे केवल हमारा दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला देखिए, यदि सोमवार को 1 यूरो का जो मूल्य है वो कितना है? $0.57, ठीक है। यहाँ पे डॉलर भी है साथ में, देखिए इंग्लिश वर्जन जो यहाँ पे साथ में डॉलर का साइन लगा हुआ है, मतलब ये आपका यूरो का जो विनिमय दर है वो डॉलर के साथ में दे रखी है। तो 1 यूरो का जो मूल्य है वो किसके बराबर है? $0.57 के। और मंगलवार को कितना हो गया? 1 यूरो का जो मूल्य है वो कितना हो गया? $0.68 के बराबर हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 यूरो के बदले में पहले $0.57 के बराबर वस्तुएं देनी पड़ती थी, लेकिन अब कितनी देनी पड़ रही है? $0.68 के बराबर देनी पड़ रही। इसका मतलब क्या हो गया? डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? जो डॉलर है उसका तो अवमूल्यन हो गया है, और यूरो का क्या हो गया है? अति मूल्यन हो गया है, एप्रिशिएट हो गया है यूरो का, और डॉलर का हो गया है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। अगला देखिए,
सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो क्या होता है, जो नॉमिनल जीडीपी है, जो वर्तमान वर्ष की कीमतों पर जो जीडीपी निकाली जाती हैं, उसमें अगर हम आधार वर्ष की जीडीपी का डिवाइड कर दे, रियल जीडीपी जिसको हम कहते हैं, आधार वर्ष की कीमतों पर जो जीडीपी की गणना की जाती है उसको डिवाइड करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। मुद्रास्फीति का इसके द्वारा माप किया जा सकता है। तो देखिए इसके बारे में क्या कथन दे रखा है कि यह एक विशेष वर्ष में मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन और सेवाओं के मूल्य का अनुपात होती है। बिल्कुल सही लग रहा है पहला तो हमारा। दूसरा है, इसे सम्मिलित मूल्य अस्वीकृति कारक डिफ्लेटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है हमारा। इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर या प्राइस डिफ्लेटर इसको हम कह सकते हैं। और यह मुद्रास्फीति को मापता है। यहाँ पे हमारे तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों कथन हमारे यहाँ पे सही हैं। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा फिलिप्स वक्र का महत्व दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। और विपरीत संबंध पाए जाने से इसका जो आकार बनता है वो कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बेरोजगारी की दर लेते हैं और इधर हम लेते हैं मुद्रास्फीति, और दोनों के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। अगला देखिए, मुद्रा की परिकल्पना मांग शून्य होगी जब बाजार ब्याज की दर जो है, ठीक है, बाजार ब्याज की दर जो है वो अगर क्रांतिक दर से अधिक होती हैं। ठीक है, तो जो मुद्रा की सट्टा मांग की हम बात करते हैं, ठीक है, मुद्रा की सट्टा मांग का मतलब किससे होता है, ब्याज की दर में जो उतार चढ़ाव होता है अर्थव्यवस्था में उसका लाभ उठाने के लिए। और क्रांतिक ब्याज दर का मतलब क्या हो गया, जिसके नीचे एक तरह से क्या होगा, पूंजीगत हानि हो सकती है, कैपिटल लॉस की संभावना होती है, जैसे बॉन्ड्स अगर खरीदते हैं ना उसके ऊपर। तो जो ब्याज की दर है अगर वो क्रांतिक दर से अधिक हैं तो फिर मुद्रा की जो सट्टा मांग है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लोग मुद्रा की सट्टा मांग नहीं करेंगे। मुद्रा की सट्टा मांग क्यों की जाती है, बाजार में उतार चढ़ावों का फायदा उठाने के लिए। त्वरक सिद्धांत में पूंजी निर्गत अनुपात, पूंजी उत्पादन जो अनुपात है वो त्वरक सिद्धांत में क्या माना गया है, स्थिर माना गया है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड रहता है। त्वरक सिद्धांत क्या दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उसको पूरा करने के लिए कितना निवेश करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में कितनी जो नई मशीनरी है वो लगानी पड़ेगी, उसको दर्शाता है त्वरक सिद्धांत। और इसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट, स्थिर माना गया है। फर्म के लिए अधिकतम लाभ का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होगा, देखो तो लाभ हानि का जो निर्धारण है वो होता है AR अगर ज्यादा है AC की तुलना में। ठीक है, AC हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत है। और AR का मतलब किससे होता है, एक तरह से प्राइस के साथ में होता है, कीमत के साथ में होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गोसेन का प्रथम नियम, ठीक है, गोसेन का जो प्रथम नियम है वो किसको कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। और सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है गोसेन का द्वितीय नियम। और बाद में इनकी जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो की गई थी प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। अगला है, चेम्बरलिन का अल्पाधिकारी मॉडल जो है वो क्या मानता है कि फर्म जो होती हैं वो अपनी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को पहचानते हैं और उद्योग के लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें समूह की, ग्रुप की बात की गई है, उद्योग की बात की गई है। ऑप्शन हमारा सी। अगला है, कल्याण अर्थशास्त्र का पहला प्रमेय, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से क्या बताता है कि जो संतुलन होता है, प्रतिस्पर्धा संतुलन जो होता है वो क्या होता है, परेटो कुशलतम होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है,
निरपेक्ष आय परिकल्पना किन्स की है, बिल्कुल सही है। सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी की है। स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन की है। जीवन चक्र परिकल्पना जो है वो दी गई थी प्रोफेसर एंडो और मोदिग्लियानी के द्वारा, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति अपने जीवन काल में भविष्य की आय को ध्यान में रखते हुए उपभोग को खर्चा करता है। 1950 के दशक में जीवन चक्र परिकल्पना दी गई थी। तो एंडो और मोदिग्लियानी के साथ में संबंधित है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है सम उत्पाद और सम लागत रेखा के बीच एक स्पर्श बिंदु दिखाता है, ठीक है, ये हमारा सम लागत रेखा है और ये सम उत्पाद वक्र है। यहाँ पे जो संतुलन की स्थिति है वो क्या दर्शाती हैं कि जैसे माना कि यहाँ पे वस्तु की 100 इकाएं उत्पादित करनी है, तो 100 इकाएं उत्पादित करने के लिए न्यूनतम लागत का जो संयोग है वो क्या होगा, कम से कम लागत कहाँ पे आएगी उसको दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए उत्पादन के स्तर के लिए जो आगतें हैं कम से कम लागत का संयोजन कौन सा होगा वो दर्शाता है। अगला है कौन सा सिद्धांत आमतौर पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में संबंधित है? प्राइस थ्योरी। साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होगा, वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होगा, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। बाकी आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में संबंधित है। अगला है तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, ठीक है, तृप्ति के बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, 0 होगी, और कुल उपयोगिता जो है वो क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। 1 घंटे के कार्य में एक श्रमिक कितना भौतिक उत्पादन करता है यह किसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, उसका वर्कर की जो मोटिवेशन मिल रहा है, उसकी स्किल क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, प्लांट कैसा है उसके ऊपर निर्भर कर सकता है, और उत्पादन का निर्माण कितना सहजता से किया जा सकता है, इन सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन हमारा डी। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी अल्पाधिकार की बुनियादी विशेषता। अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, किसी वस्तु के कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है, विक्रेताओं की संख्या कुछ होती है लेकिन खरीदार जो है वो अधिक हो सकते हैं, ठीक है, जो खरीदने वाले हैं क्रेता वो अधिक होते हैं, विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी, कुछ विक्रेता होते हैं लेकिन खरीदार अधिक होते हैं। अगला परेटो इष्टतम की स्थिति के तहत शामिल है। परेटो इष्टतम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या मान्यता ली गई है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यता ली गई है। अगला देखिए फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र, ठीक है, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार ऐसा होता है AFC, और इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, आयताकार हाइपरबोला। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम आयताकार अधीन्द्र कह सकते हैं या आयताकार हाइपरबोला शब्द का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक शब्द का अर्थ किस शब्द के साथ सबसे निकट से जुड़ा हुआ, ठीक है, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो आर्थिक शब्द जो है वो मुख्य रूप से लिमिटेड, ठीक है, या जिसको हम स्केयर कहते हैं, दुर्लभता के साथ में संबंधित हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो संसाधन पाए जाते हैं वो सीमित संसाधन पाए जाते हैं जिसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की ऋण बाध्यता है, ठीक है, भारत सरकार की जो ऋण बाध्यता है वो इसमें से आपकी राज्य भविष्य निधि भी आती है, लघु बचतें भी आती हैं, रिजर्व फंड और डिपॉजिट्स भी आते हैं, रिजर्व मुद्रा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला है हेजिंग का तात्पर्य क्या है, ठीक है, हेजिंग का मतलब क्या हो गया, जो विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव आते हैं उसमें जो जोखिम होती हैं उसको एक तरह से कवर करना, एक तरह से क्या कहला जाता है, हेजिंग कहा जाता है, विदेशी विनिमय जोखिम की कवरिंग। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन जो है वो किसके साथ में संबंधित है, नए बॉन्ड की शर्तों के साथ में संबंधित है, सार्वजनिक ऋण के विभिन्न घटकों के अनुपात के साथ में संबंधित है, और परिपक्वता के साथ में भी संबंधित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला है भारत का पूंजीगत घाटा
ठीक है। पूंजीगत घाटा का मतलब पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो सामान्यतः ज्यादा हैं पूंजीगत व्यय की तुलना में। ठीक है, तो उसमें 18 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये धनात्मक आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है x पर y का प्रतिगमन, जिसको हम कहते हैं y ऑन x। ठीक है, y ऑन x का रिग्रेशन का मतलब क्या हो गया, y की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर आश्रित है, x के ऊपर। x के मूल्य अगर दे रखे हों तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, y के मूल्यों का अनुमान लगा सकते हैं। x के निश्चित मूल्यों के आधार पर y के औसत मूल्यों का अनुमान लगाना क्या है, y ऑन x। और x ऑन y का मतलब क्या हो गया, y के मूल्य अगर दे रखे हैं उसके आधार पर हम x का अनुमान लगाए। तो ये हमारी रिग्रेशन की डेफिनेशन होती है, किसी श्रेणी के दिए हुए मूल्यों के आधार पर दूसरी श्रेणी के मूल्यों का अनुमान लगाना। प्रथम प्रकार की त्रुटि टाइप एरर जो है उसका मतलब क्या होता है कि जो हम हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती हैं, अगर वो सच्ची होती हैं, सही होती हैं, लेकिन उसको अगर हम रिजेक्ट कर दें, अस्वीकार कर दें, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 का एरर कहेंगे। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। अगला देखिए, जब गरीब अर्थव्यवस्था अमीर अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो इसको क्या कहा जाता है, अभिसरण कहा जाता है। अगला है, अत्यधिक अवलोकन सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है। ठीक है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो ये समांतर माध्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि देखिए मध्यिका जो है उसमें जो हमारे प्रारंभिक वैल्यू होती हैं, अंतिम वैल्यू होती है, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुलक जो होता है, जो सबसे ज्यादा मान होता है उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो सभी अवलोकनों को मध्यिका और बहुलक में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन समांतर माध्य की जब गणना की जाती है उसमें सभी मूल्यों को शामिल किया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, समांतर माध्य के ऊपर। अगला है, सामान्य वितरण के लिए। ठीक है, सामान्य वितरण की अगर हम बात करें, इस प्रकार का जो वितरण होता है इसमें समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक का मूल्य समान होता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो माध्य विचलन होता है एमडी उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और चतुर्थक विचलन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानक विचलन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो सबसे बड़ा होता है और चतुर्थक विचलन जो होता है वो सबसे छोटा होता है। देखो सबसे छोटा होता है इसीलिए हम इसको 6 से गुणा कर रहे तब बराबर हो रहा है इनके। इसका मतलब चतुर्थक विचलन सबसे छोटा है और समान जो प्रमाप विचलन होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पॉलिसी दरों में अगर कमी की जाती है, रेपो रेट को अगर कम कर देगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति हो सकती है, बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार से सरकारी भूतियों को अगर खरीदेगा तो पैसा देना पड़ेगा और पैसा मार्केट में आ जाएगा, जिससे भी मुद्रास्फीति हो सकती है। और मनरेगा की मजदूरी में अगर वृद्धि की जाएगी, ज्यादा पैसा आएगा, तब भी मजदूरी हो सकती है, मुद्रास्फीति हो सकती है। इनसे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में पैसा आ रहा है। ठीक है, मुद्रा का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे मुद्रास्फीति हो सकती है। सरकार द्वारा अगर अप्रत्यक्ष करों में कमी की जाएगी, ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति का कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे लोग वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका होना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा सही लग रहा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, ओकुन का नियम बताता है। ठीक है, ओकुन का नियम क्या बताता है, बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जीडीपी में अगर 2% की वृद्धि होती है तो इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बेरोजगारी जो होगी वो 1% कम हो जाती है। द्विअंतराल मॉडल में अंतराल को निम्नलिखित के द्वारा भरा जा सकता है।
ठीक है। द्विअंतराल मॉडल की अगर हम बात करें तो अल्प विकसित देश जो होते हैं वो अपना तेजी से किस प्रकार से आर्थिक विकास कर सकते हैं, उसके लिए विदेशी सहायता, विदेशी ऋणों को निर्भरता की बात की गई है। तो बचत का स्तर बढ़ा के कर सकते हैं, निर्यातों को बढ़ा के कर सकते हैं, विदेशी आर्थिक सहायता के द्वारा कर सकते हैं, और जो स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ होती है उन सभी के द्वारा वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन हमारा डी, ये सभी सही हैं। अगला है व्यापार की शर्तों से क्या आशय है। ठीक है, व्यापार की शर्तों को अगर हम लिखें तो निर्यातों का जो मूल्य होता है पीएक्स और आयातों का जो मूल्य होता है पीएम, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? व्यापार की शर्तें कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, निर्यात मूल्यों और आयात मूल्यों के बीच का अनुपात। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? पी एक्स अपॉन पी एम। ये निर्यातों का मूल्य है, ये आयातों का मूल्य है, दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं व्यापार की शर्तें। अगला है रोजगार में महिला भागीदारी कम बनी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए कारण है? नौकरी में कमी, ये भी हो सकता है, उपयुक्त रोजगार के अवसरों में कमी, ये भी हो सकता है, परिवार की बढ़ती आय की वजह भी हो सकती है, और सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक समाज, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, चारों यहाँ पे कथन जो है वो सही लग रहे, चारों कारण हमारे सही हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी। अगला है संख्याओं की एक श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला के लिए माध्य क्या होगा? समांतर माध्य हमको निकालना है। तो देखिए 16 प्लस 3 हो गया 19, 19 प्लस 11 हो जाएगा आपका 30, 30 प्लस 14 करोगे 44, 44 में 5 और जोड़ोगे तो 49, 49 और 8 और जोड़ोगे तो 57। 57 में हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 का, तो कितनी बार जाएगा ये? 8 बार, नहीं 9 बार। 54, फिर बचेगा 3, तो हो जाएगा 30, फिर जाएगा आपका 5 टाइम्स, 9.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। अगला देखिए सामान्य वितरण की दो अवशेष विस्तारित करती हैं। ठीक है, ये जो दो अवशेष का मतलब दो पूंछ ये वाले देखिए इधर और इधर, तो ये एक तरह से क्या होती हैं? अनिश्चित रूप हम कह सकते हैं, इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, ये किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करती हैं इसलिए, और इस अक्ष को स्पर्श भी नहीं करेगी कभी भी ये। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हमारा डी, अनिश्चित रूप से और कभी भी क्षैतिज अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी, हमेशा उसको टच नहीं कर सकती कभी भी। अगला है आंकड़ों में छोटे परिवर्तन के कारण ओएलएस अनुमानकों में संवेदनशीलता और उनकी मानक त्रुटियों का कारण बन सकता है। मल्टीकोलिनिटी, ठीक है, बहु समरेखिकता। अगला देखिए जीवन चक्र सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति यह जानता है कि वह कितने वर्ष जिएगा। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ये देखिए उसका उपभोग जो होता है वो बढ़ता रहता है, प्रारंभिक वर्षों में उसकी जो आय होती है वो कम होती है उपभोग की तुलना में, जीवन के मध्य वर्षों में उसकी आय ज्यादा होती है उपभोग की तुलना में, बचत करता है, और फिर जीवन के अंतिम वर्षों में उसका उपभोग ज्यादा होता है आय की तुलना में, और इसके लिए उपभोग के लिए वो क्या करता है? अंतिम वर्षों में बचतों का प्रयोग करता है। ठीक है, ऐसा जीवन चक्र परिकल्पना सिद्धांत बताता है, एंडो और मोदिग्लियानी के द्वारा दिया गया था। तो पहला कथन तो हमें सही लग रहा है। दूसरा, जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार लोग उनकी सेवानिवृत्ति के समय ज्यादा उपभोग करते हैं, दोनों कथन हमें सही लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा, देख कारण तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ऑप्शन हमारा सी है कि दोनों कथन सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला देखिए लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का खंडन किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, हेक्सर-ओलिन सिद्धांत ने बताया था कि जो जिन देशों में जैसे पूंजी ज्यादा होती है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेंगे, लेकिन लियोन्टिफ ने बताया था कि अमेरिका जो है पूंजी प्रधान देश है लेकिन वो श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। तो बिल्कुल सही कथन है। एक दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम सघन उत्पादों का निर्यात किया, जैसा कि लियोन्टिफ मॉडल में बताया गया था। तो दोनों यहाँ पे हमें सत्य लग रहे हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए।
फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसको देखिए, नए अंतर्जात विकास सिद्धांत न्यू इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल जो है उत्पादन कार्य की जांच करता है जो बढ़ते प्रतिफल को दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते प्रतिफल की मान्यता ली गई थी न्यू इंडोजीनियस मॉडल में, बिल्कुल सही है। विशेषज्ञता और ज्ञान पूंजी में निवेश को भी उन्होंने बताया था। दोनों कथन तो यहाँ पे सत्य लग रहे हैं। ठीक है, और जो व्याख्या है वो सही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ऑप्शन होना चाहिए।